नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस स्टेप्स क्लासेस के डेली करंट अफेयर के सेशन में। आज 22 अगस्त 2020 से और जो आज के करंट अफेयर प्रश्न होंगे उनके प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। कल वीडियो के अंत में हमने एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो प्रश्न क्या था? मोहम्मद ओल्ड बिलाल को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? मॉरिटेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद ओल्ड बिलाल को चुना गया, जिसका उत्तर प्रकाश मौर्य और नरपत राठी ने दिया। आप भी चाहे तो वीडियो के अंत में जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर दे सकते हैं। साथियों, उस प्रश्न से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको जितनी याद है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि याद करने में आसानी रहेगी। आगे हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न। प्रत्येक वर्ष आतंकवाद के शिकार के लोगों को स्मरण और श्रद्धांजलि के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो जो आतंकवाद से शिकार लोग हैं इनके लिए कौन सा किस तारीख को दिवस मनाया जाता है? तो 25 अगस्त, 21 अगस्त या फिर 20 अगस्त या फिर 22 अगस्त। इसका सही उत्तर है 21 अगस्त को। 21 अगस्त को प्रत्येक वर्ष आतंकवाद के शिकार लोगों के लिए स्मरण और श्रद्धांजलि देने के लिए दिवस मनाया जाता है और ये दिवस 2017 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मान्य किया था। इसके बाद 2018 से लगातार ये दिवस मनाया जाता है। आगे डिटेल में हम लोग और चर्चा करेंगे, तो ये आपको बता चुका हूँ। और इन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए जो शिकार लोग हैं उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है। आतंकवाद व्यापक अर्थों में राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए जानबूझकर की गई शिकार जानबूझकर की गई एक हिंसा है। इसका उपयोग मुख्य रूप से शांति के दौरान हिंसा फैलाने और युद्धों के दौरान आम लोगों के संदर्भ में किया जाता है। अब ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में देखते हैं। तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। 193 देश इसके सदस्य। वर्तमान में इसकी स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1945 को। इसके प्रमुख वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के नागरिक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषा है। कौन कौन सी? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और रूसी, स्पेनी। 1970 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ पर इनकी महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। तो इतनी जानकारी हो गई। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? इजराइल, नेपाल, श्रीलंका या ब्रिटेन? तो यह समझौता भारत ने इजराइल के साथ किया है। भारत ने और इजराइल के साथ एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें क्या होगा कि इस समझौते के अंतर्गत रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों और मजबूत करने के लिए 3 साल के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों के बीच आदान प्रदान करना बढ़ावा देना है। यह समझौता दोनों देश के बीच इतिहास और संस्कृति, उनके संबंधों के विकास में विशेष रूप से युवाओं को जागरूकता बढ़ाने में योगदान देना है। 2020 से 2023 के बीच में दोनों देशों के बीच में एक सहयोग कार्यक्रम 18 मई 1993 को उनके बीच हस्ताक्षरित सांस्कृतिक समझौते पर आधारित है। यह जो समझौता किया गया तो ये 18 मई 1993 के समझौता हुआ था, उसी के आधारित हुआ था। इस समझौते के अंतर्गत शामिल क्या क्या है? इजराइल पुरातत्विक प्राधिकरण और भारतीय पुरातत्व संरक्षण ASI की सहायता से सांस्कृतिक विरासत और पुरातत्व की सुरक्षा में सहयोग तथा प्रोत्साहित करना और साहित्यिक आयोजन करना है। और यह अंतर्राष्ट्रीय एक दूसरे के जो सांस्कृतिक है उनको बढ़ावा देना है। हम लोग इजराइल के बारे में देखते हैं। इजराइल के साथ समझौता हुआ है। तो यहाँ के राष्ट्रपति है रूवेन रिवलिन और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। यहाँ की राजधानी यरूशलेम है, या जेरूशलेम भी बोलते हैं। मुद्रा है इजराइल न्यू शेकल, यहाँ की मुद्रा है। मानचित्र में देखेंगे हम लोग तो यह हमारा भारत है और हमारे को इजराइल जाना है, तो इजराइल यहाँ पर ये देख सकते हैं। अब ये पश्चिमी एशिया का हिस्सा है जो लीबिया, सीरिया और आदि देशों के साथ सीमा साझा करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, हाल ही में देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कोरोना फाइटर्स नामक एक लॉन्च किया है। ये क्या है? पोर्टल या वीडियो गेम या वाहन या PP किट? तो यह है वीडियो गेम को जिसका नाम है कोरोना फाइटर्स, और इसी को डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह देश के स्वास्थ्य मंत्री है और इन्हीं को हाल में WHO के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे विस्तार से और प्रत्येक बिंदु पर। तो कोविड-19 ये अपनी तरह का पहला इंटरैक्टिव गेम है। ये प्रमुख कोविड उपयुक्त व्यवहारों का पालन किया जाना है।
यह गेम कोविड-19 की महामारी से लड़ने के लिए लोगों को सही उपकरण और व्यवहार के सिखाने का एक नया और बेहद रचनात्मक तरीका है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, जब तक कोविड-19 से लड़ने के लिए एक वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती तब तक उपयुक्त व्यवहार और बचाव ही एक शक्तिशाली सामाजिक टीका के रूप में काम करेगा और सभी को सुरक्षित रखेगा। इसीलिए यह जारी किया गया। आगे हम लोग देखेंगे चौथा प्रश्न। तो भारत और किस देश के मध्य निरस्त्रीकरण और अप्रसार पर विचार विमर्श के लिए आयोजित किया गया? इजराइल, नेपाल, दक्षिण कोरिया, डोमिनियन गणराज्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में निरस्त्रीकरण और अप्रसार को विचार विमर्श के लिए किया गया है, एक समझौता किया गया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में निरस्त्रीकरण अप्रसार के क्षेत्र में वैश्विक विकास और पारस्परिक हित के लिए समकालीन मुद्दों पर विचारों को आदान प्रदान किया गया। दोनों पक्ष फलदायक चर्चाओं के साथ आगे बढ़ाने के लिए परामर्श के अगले दौर का आयोजन करने के लिए सहमत भी हुए। अब ये किसके साथ हुआ है? इजराइल के साथ। तो इजराइल के बारे में देखें, सॉरी दक्षिण कोरिया के बारे में देखेंगे। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और दक्षिण कोरियाई वोन यहाँ की मुद्रा है तथा राष्ट्रपति यहाँ पर मून जे इन है। मानचित्र में देखेंगे तो ये हमारा भारत है और हमको यहाँ पर जाना है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों देश स्थित है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न। रुइस लोडोल्फो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? रुइस लोडोल्फो यही है, इजराइल, नेपाल, श्रीलंका या डोमिनियन गणराज्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तरी अमेरिकी देश है डोमिनियन गणराज्य और इसी के राष्ट्रपति के रूप में लुइस लोडोल्फो ने शपथ ली है। डिटेल में उन लोग चर्चा करेंगे। तो ये 54वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने इस देश की शपथ ली थी डोमिनियन रिपब्लिक डे के। वह लिबरेशन पार्टी के डेनिलो मदीना का स्थान लेंगे। एडिनर डी मार्डो रिवोल्यूशन पार्टी ने हाल ही में चुनाव में 53% वोट अपने नाम किया, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी कौन सी पीएलडी के उम्मीदवार गोजालो केल्टिसो ने 37.37 वोट मिले प्रतिशत। 53 वर्षीय लुइस रोडोल्फो एडिनर को 5 जुलाई को 4 साल के लिए चुना गया है, जिसे सेप्ट डोमेशियन लिबरेशन पार्टी पीएलडी की 16 साल से चली आ रही सत्ता का अंत किया गया। 2016 में राष्ट्रपति चुनाव में दूसरे स्थान पर भी रहे थे ये। अब ये 2020 में राष्ट्रपति बन गए। अब इस देश के बारे में देखेंगे तो इसकी राजधानी है सेंटो डोमिंगो और यहाँ की मुद्रा है डोमिनियन पीसो है और राष्ट्रपति तो आप मालूम है लुइस एबिडर। मानचित्र में देखेंगे तो ये विश्व का मानचित्र है और यहीं पर यह उत्तरी अमेरिका स्थित है, देख सकते आप ये उत्तरी में स्थित है और इसी का हिस्सा है यह डोमिनिकन रिपब्लिक। अब देखें तो ये अमेरिका यहाँ पर स्थित है, यूएसए। तो इतनी जानकारी हो गई मानचित्र में देखेंगे। और इधर साउथ अमेरिका दक्षिणी अमेरिका है स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे छठवां प्रश्न। एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त होने पर अशोक लवासा ने किस पद से इस्तीफा दिया? तो ये भारत में किस पद पे थे? चुनाव आयुक्त, सूचना आयुक्त, संसदीय सचिव या गृह सचिव? तो ये थे चुनाव आयुक्त। इन्होंने एशियन डेवलपमेंट के उपाध्यक्ष बैंक है उनके उपाध्यक्ष नियुक्त होने पर चुनाव आयुक्त से इस्तीफा दे दिया है। डिटेल में उन लोग चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनको इस्तीफा दिया रामनाथ कोविंद साहब को, और इस्तीफा एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में शामिल होने के लिए दिया गया। और इनकी हाल ही में इनको पूर्व में वीडियो में पढ़ा चुका हूँ करंट अफेयर के, उसमें एडीबी ने अपने उपाध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्ति दी गई थी। आगे एशियाई विकास बैंक के बारे में देखते हैं। तो यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना हुई 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय मंडलायुंग फिलीपींस में स्थित है। वर्तमान में मात्सुको अस्कावा इसके अध्यक्ष है। अब सातवां प्रश्न है, देखते हैं हम लोग। तो सातवां प्रश्न है, हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस स्थान पर ट्राईफूट परियोजना का शुभारंभ किया गया? रायपुर, जगलपुर, रांची और नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं और इसी योजना का दोनों रायपुर और जगलपुर के लिए
इस योजना का शुभारंभ किया गया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे तो जनजातीय कार्य मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में ट्राईफूड परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस परियोजना के तहत तृतीय प्रसंस्करण केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य जनजातीय वन संग्रहता द्वारा एकत्र किए गए लघु वन उपज MPF के बेहतर उपयोग और मूल्य संवर्धन के माध्यम से आदिवासियों की आय को बढ़ावा देना है। आप देख सकते हैं, इसके डिटेल में और चर्चा कर सकते हैं आप, तो इसको देख लीजिएगा। अब साथियों अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। जो इससे पहले ये जो ट्राईफट है इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। इसका फुल फॉर्म है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन महासंघ। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय कार्यालय भी इसके हैं। अब अगला प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो साथियों प्रश्न क्या है, वाल्टर रोजर्स मार्टस रूइज ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। आप देख सकते हैं इनका ये चित्र है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है और इससे संबंधित इनकी जिस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए हैं उस देश से जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि याद करने में आसानी हो। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।